बच्चों आज मैं आपसे कक्षा 12 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 2 प्रबंध के सिद्धांत के अंतर्गत टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध पर चर्चा करूंगा। बच्चों फ्रेडरिक विंस्लो टेलर बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रबंध के विचारक रहे हैं। इन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक भी कहा जाता है। आइए इनके बारे में जानते हैं। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ये इनका पूरा नाम है। बच्चों देखिए कई बार पूछा जाता है कि टेलर का पूरा नाम बताइए। फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। 20 मार्च 1856 को इनका जन्म हुआ और 21 मार्च 1915 को इनका निधन हुआ। ये इनका जीवन काल है। एक अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर था। जो टेलर थे वो अमेरिका के निवासी थे और मैकेनिकल इंजीनियर ये थे जिसने औद्योगिक कार्य क्षमता में सुधार करना चाहा और इन्होंने उद्योगों की कार्य क्षमता में सुधार करने के लिए वैज्ञानिक रीति को अपनाने पर बहुत बल दिया। 1884 में अपनी नेतृत्व क्षमताओं के कारण मिडवेले स्टील कंपनी में कार्यकारी अधिकारी बने। इनकी नेतृत्व क्षमताओं को देखकर मिडवेले कंपनी ने इन्हें कार्यकारी अधिकारी बनाया। 1911 में द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट शीर्षक से प्रकाशित लेख में उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द की रचना की। सबसे पहले 1911 में जब इनका लेख प्रकाशित हुआ उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में इनके द्वारा बताया गया। टेलर का मानना था कि यदि कार्य का वैज्ञानिक रीति से विश्लेषण किया जाए तो इसको करने का सर्वोत्तम ढंग ढूंढा जा सकता है। देखिए बच्चों, किसी भी काम को करने के कई तरीके होते हैं। कई तरीके से हम किसी भी कार्य को संपादित कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि यदि हम वैज्ञानिक रीति का अपनाएं तो सर्वश्रेष्ठ तरीके को, सबसे उपयुक्त तरीके को हम पता लगा सकते हैं। देखिए, सबसे उपयुक्त तरीके को खोजने के लिए वैज्ञानिक रीति के आधार पर हम काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रीति के द्वारा हमें सबसे अच्छे तरीके की खोज करनी होगी। इसको करने का सर्वोत्तम ढंग ढूंढा जा सकता है। उन्हें सबसे अधिक उनके समय एवं गति अध्ययन के लिए याद किया जाता है। देखिए, इन्होंने समय अध्ययन और गति अध्ययन के बारे में बताया, यानी किसी कार्य को करने के लिए कितना समय निर्धारित किया जाना चाहिए, इसके लिए भी मानक निर्धारित होने चाहिए और उसके अनुरूप ही समय निर्धारित करना चाहिए। गति अध्ययन के अंतर्गत इन्होंने बताया कि एक श्रमिक कार्य को करने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां करता है, उसमें उसके द्वारा कई व्यर्थ गतिविधियां भी की जाती है। उसकी व्यर्थ गतिविधियों को समाप्त करके उसकी उपयोगिता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उन्होंने किसी भी कार्य को उसके घटकों में विभाजित कर प्रत्येक को सेकंड तक की समय अवधि में मापा। उसने कार्य को घटकों में विभाजित करके, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करके उसको किए जाने वाले कार्य की अवधि को सेकंडों तक मापने का कार्य किया। यह सब उन्होंने वैज्ञानिक रीति के माध्यम से किया। उन्होंने यह जाना कि कर्मचारी क्षमता से कम कार्य कर रहे हैं तथा दोनों पक्षों, प्रबंधकों एवं श्रमिकों की एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोच है। उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान यह भी पाया कि कई कर्मचारी अपनी क्षमता से बहुत कम काम कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण था प्रबंधकों और श्रमिकों के मध्य नकारात्मक सोच का होना। दोनों में अविश्वास के होने के कारण, दोनों में टकराव के होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है कि दोनों सही तरीके से कार्य नहीं करते और इसका खामियाजा एक संगठन को उठाना पड़ता है। देखिए, जब प्रबंधक और श्रमिक इनके बीच में सहयोग होगा, इनके बीच में सहयोग होगा तो संगठन का हित पूरा होगा, उसके उद्देश्यों को आसानी से पूरा किया जा सकेगा। और जब इनमें सहयोग नहीं है तो ये एक दूसरे के विरोध में कार्य करेंगे। श्रमिक क्षमता से कम काम करेगा, क्षमता से कम काम करेगा
जो कि संगठन के लिए हानिकारक होता है। विभिन्न प्रयोगों के आधार पर उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को विकसित किया और कई प्रयोग करने के बाद उन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध को विकसित करने का कार्य किया, इसलिए उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध प्रारंभिक प्रबंध की विचारधारा की एक महत्वपूर्ण धारा, जिसे क्लासिकल विचारधारा कहा जाता है, का महत्वपूर्ण भाग है। इनके द्वारा जो विचारधारा दी गई वैज्ञानिक प्रबंध की, वह क्लासिकल विचारधारा के अंतर्गत आती है। इसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। अब वैज्ञानिक प्रबंध क्या है? वैज्ञानिक प्रबंध का शाब्दिक अर्थ प्रबंध को वैज्ञानिक ढंग से करना है, अर्थात प्रबंध की रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारधाराओं का प्रयोग करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। देखिए, जो रूढ़िवादी विचारधारा थी उसमें प्रबंधक अपनी इच्छा से, अपने मन से कार्य करवाने पर जोर दिया करता था, लेकिन इनकी वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा के अंतर्गत ये कहा गया कि कार्य को करने के लिए, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक मानक निर्धारित होना चाहिए, एक वैज्ञानिक रीति का प्रयोग करना चाहिए, जिससे काम करने के सर्वोत्तम ढंग को ढूंढा जा सकता है और समस्या का आसानी से समाधान किया जा सकता है। टेलर के शब्दों में वैज्ञानिक प्रबंध यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं और फिर यह देखना कि वे उसको सर्वोत्तम ढंग से एवं कम से कम लागत पर करें। देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत टेलर ने कहा कि हम श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं, यह जानने की कला है कि आप श्रमिकों से क्या काम कराना चाहते हैं, कितना काम उनसे कराना चाहते हैं और फिर यह देखना कि उसको सर्वोत्तम ढंग से किस प्रकार किया जाए कि लागत कम से कम आए और अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। आगे देखते हैं बच्चों, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है विज्ञान न कि अंगूठा टेक नियम। देखिए, इनका जो वैज्ञानिक प्रबंध का पहला सिद्धांत है, विज्ञान न कि अंगूठा टेक नियम। अंगूठा टेक नियम इसलिए यहां बात आई कि पहले जो प्रबंधक होते थे वे अपनी इच्छा एवं मन से किसी भी कार्य को करने के समय का निर्धारण कर दिया करते थे कि अमुक काम इतने समय में होगा। कोई भी कार्य है, कोई भी कर्मचारी है, वो 5 घंटे में इस कार्य को कर लेगा, चाहे उसके लिए लागत कितनी ही आए, चाहे उसमें वेस्टेज कितना ही हो। ये इच्छा और मन के आधार पर वो अपने समय का निर्धारण कर देते थे, यह काम इतने समय में होना चाहिए, चाहे किसी भी लागत पर हो, चाहे कितना ही वेस्टेज उस पर हो रहा हो। लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध के अंतर्गत टेलर ने यह बताया कि काम करने का जो सर्वोत्तम तरीका होता है, जो सर्वोत्तम तरीका होता है उसको ढूंढा जाए। उस सर्वोत्तम तरीके को ढूंढकर और उसके आधार पर काम कितने समय में किया जा सकेगा, जिससे कि वेस्टेज भी कम से कम हो और लागत भी कम से कम आए। तो इसी कारण उन्होंने इसे विज्ञान कहा कि विज्ञान न कि अंगूठा टेक नियम। कारखाना मालिक अथवा प्रबंधक प्रबंध कार्य करते हुए आने वाली समस्याओं का समाधान करते समय अधिकांश व्यक्तिगत निर्णयों पर ही निर्भर करते थे। वो व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेते थे, जो उन्हें अच्छा लगता था, जो उनकी इच्छा के अनुसार सही होता था, वही निर्णय उनके द्वारा लिए जाते थे। इसे अंगूठा टेक नियम कहा जाता है। उन्होंने अंगूठा टेक नियम को अपनाने के बजाय वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित नियमों पर बल दिया। टेलर ने इस इच्छा के अनुसार कार्य करने पर व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने की भावना की अपेक्षा वैज्ञानिक तरीकों के प्रयोग द्वारा निर्णय लेने पर बल दिया। उन्होंने काम के करने के तरीके को वैज्ञानिक रीति से खोजने, साथ ही साथ समस्या के समाधान को भी वैज्ञानिक रीति से खोजने पर बल दिया। समस्या को परिभाषित करना, वैज्ञानिक रीति के अंतर्गत सबसे पहले समस्या को परिभाषित करना, वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, किन किन हम समस्या का समाधान कर सकते हैं इस पर विचार करना, परिणामों का पूर्वानुमान लगाना कि यदि कोई समस्या है उसको उस समस्या को
इस मार्ग द्वारा हल किया जाएगा तो परिणाम हमें ये प्राप्त होंगे। और इस मार्ग द्वारा, मार्ग एक द्वारा कार्य को हल किया जाएगा, समस्या को हल किया जाएगा तो परिणाम ए प्राप्त होगा, या मार्ग दो द्वारा हम समस्या का समाधान करेंगे तो जो हल निकलेगा, जो परिणाम निकलेगा वो परिणाम बी हमें प्राप्त होगा। और किस प्रकार का परिणाम हमें प्राप्त होगा इसका पहले पूर्वानुमान लगाना होता है। प्रगति को मापना, अब कितनी प्रगति हुई, किस मार्ग के द्वारा समस्या का समाधान हुआ और जो कार्य की प्रगति हुई वो कितनी हुई, इसका भी अनुमान लगाया जाता है। एवं परिणाम निकालना आदि, ये सभी कार्य हैं ये वैज्ञानिक रीति से किए जाएं, मतलब बहुत अध्ययन के द्वारा इनको किया जाना चाहिए, ये इन्होंने इसमें बताया। उन्होंने मानवीय क्रियाओं को छोटे छोटे भागों में बांटा तथा यह पता किया कि वह इसे कम समय एवं अधिक उत्पादकता में किस प्रकार से कर सकता है। उन्होंने कारण और परिणामों पर, देखिए किस कारण से कार्य में बाधा आई और उसके परिणाम क्या निकलेंगे, इनके बीच में संबंध स्थापित करते हुए कार्य को करने पर बल दिया। उनकी विचारधारा में वैज्ञानिक रीति से सारी समस्याओं का हल किया जाए, इस पर बल दिया गया। सहयोग न कि टकराव, देखिए उनकी जो दूसरा सिद्धांत था टेलर का वह था सहयोग न कि टकराव। देखिए मालिक और जो श्रमिक होता है इसके बीच में कड़ी के रूप में काम करते हैं प्रबंधक। यदि इन दोनों में टकराव है, इन दोनों में टकराव की स्थिति है तो संगठन को नुकसान होगा और इससे मालिक भी प्रभावित होंगे, मालिकों का हित भी इससे प्रभावित होता है। तो उन्होंने यह अवधारणा दी कि टकराव के स्थान पर इनमें आपस में सहयोग होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति ये क्या रहें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक रहें, सहयोग से काम करें, सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। जब श्रमिकों का हित पूरा होगा तो प्रबंधकों का हित पूरा होगा, और जब प्रबंधक और श्रमिकों का हित पूरा होगा तो मालिकों का जो हित है वह भी पूरा होगा। जब प्रबंधक अपने लक्ष्य प्राप्त कर लेगा तो उससे श्रमिकों का भी लाभ ही होगा। उत्पादन की कारखाना प्रणाली में प्रबंधक, मालिक एवं श्रमिकों के बीच की कड़ी होते हैं। प्रबंधक को श्रमिकों से कार्य पूरा कराने का अधिकार मिला होता है। देखिए प्रबंधक को क्या अधिकार मिलता है, श्रमिकों से कार्य पूरा कराने का अधिकार मिलता है। इसलिए आप सरलता से समझ सकते हैं कि एक प्रकार के वर्ग भेद अर्थात प्रबंधक बनाम श्रमिक की सदा संभावना बनी रहती है। प्रबंधक जो है वो कार्य करवाता है श्रमिक से, श्रमिक का अधिकारी होता है, तो अधिकारी और कर्मचारी के बीच में, प्रबंधक और श्रमिक के बीच में वर्ग भेद होता है और इन दोनों में टकराव की स्थिति सदैव बनी रहती है जो कि संगठन के लिए सही नहीं होती है। टेलर ने पाया कि इस टकराव से श्रमिक, प्रबंधक अथवा कारखाना मालिक किसी को भी लाभ नहीं पहुंचता। यदि इनमें आपस में टकराव की स्थिति है तो किसी का भी लाभ नहीं होगा, चाहे वह मालिक हो, चाहे प्रबंधक हो या श्रमिक हो। टेलर के इस सिद्धांत के अनुसार प्रबंध एवं श्रमिकों में विश्वास एवं समझदारी होनी चाहिए। देखिए प्रबंधकों में और श्रमिकों में आपस में सकारात्मक माहौल होना चाहिए, आपस में सहयोग की भावना होनी चाहिए और समझदारी और विश्वास के साथ इन दोनों ही स्तर के लोगों को कार्य करना चाहिए। उन्हें एक दूसरे के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करनी चाहिए जिससे वे एक टीम के रूप में कार्य कर सकें। यदि श्रमिक वर्ग अपने प्रबंधकों पर विश्वास करता है, अपने प्रबंधकों के द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करता है। देखिए कोई भी प्रबंधक जब भी परिवर्तन करेगा तो श्रमिक वर्ग द्वारा उसे तभी पूरा स्वीकार किया जाएगा जब श्रमिक प्रबंधकों पर विश्वास करता हो।
तो जो भी परिवर्तन एक व्यवसाय में किए जाते हैं, जो भी नवाचार एक व्यवसाय में प्रबंधकों द्वारा किए जाते हैं, श्रमिक द्वारा, वो तभी स्वीकार किए जाएंगे जब वह प्रबंधकों में विश्वास करता है। और प्रबंधक भी जब तक श्रमिकों पर पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं होगा कि उसके द्वारा किए जाने वाले नवाचार, उसके द्वारा किए जाने वाले परिवर्तनों को श्रमिक आसानी से स्वीकार कर लेंगे, तब तक वह इनसे बचने का उपाय ढूंढता रहता है। और इससे संगठन को ही नुकसान होता है कि वह नवाचार को प्राप्त नहीं करता, वह कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाता। लेकिन यदि ये एक दूसरे पर विश्वास करते हैं तो परिवर्तन आसानी से किया जा सकता है और नवाचार को आसानी से अपनाकर संगठन को ऊंचाइयों पर ले जाया जा सकता है। और जब संगठन विकास करेगा तो उसका फायदा प्रबंधक को भी होगा और श्रमिक को भी होगा। तो उनकी ये मान्यता थी कि इन दोनों के बीच में सकारात्मकता होनी चाहिए और आपस में विश्वास का माहौल होना चाहिए। दोनों एक दूसरे के प्रति समझदारी की भावना से देखें, यह होना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, सहयोग न कि व्यक्तिवाद। देखिए, यह सिद्धांत टेलर के सिद्धांत सहयोग न कि टकराव का ही विस्तारित रूप है। इसमें टेलर ने बताया कि जो प्रबंधक हैं और जो श्रमिक हैं, इनके बीच में सहयोग होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता होती है। जब भी संगठन कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले तो उसमें श्रमिक वर्ग को भागीदार बनाना चाहिए, ताकि उस निर्णय के अनुसार कार्य को आसानी से संपादित कराया जा सके। साथ ही श्रमिक वर्ग यदि कोई सुझाव देता है तो उस सुझाव को भी प्रबंधकों को उस पर विचार करते हुए, यदि वह विचार अच्छा लगे, वह सुझाव अच्छा लगे, तो उसे अपने कार्य में अपनाना चाहिए, उस सुझाव को मान्यता प्रदान करनी चाहिए। देखिए, इस कार्य में जब प्रबंधक श्रमिकों पर विश्वास कर रहा है, उनका सहयोग कर रहा है, तो श्रमिकों की यह जिम्मेदारी भी हो जाती है कि वे अनावश्यक हड़ताल न करें, अनावश्यक प्रकार से किसी भी प्रकार का कार्य न करे जिससे संगठन को हानि हो। वो किसी भी प्रकार की अनुचित मांग को न उठाए जिससे कि संगठन को नुकसान हो। उन्हें भी प्रबंधन का सहयोग करना चाहिए। जब प्रबंधन महत्वपूर्ण निर्णयों में उन्हें भागीदार बना रहा है, उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है, तो उन्हें भी प्रबंधन का सहयोग करना चाहिए। जब दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो संगठन का हित होगा। आइए देखें, व्यक्तिवाद के स्थान पर श्रम एवं प्रबंध में पूर्ण रूप सहयोग होना चाहिए। यह सहयोग न कि टकराव के सिद्धांत का विस्तार है। यह जो सिद्धांत है वह सहयोग न कि टकराव का ही विस्तारित रूप है। प्रतियोगिता के स्थान पर सहयोग होना चाहिए। श्रमिकों और प्रबंधन के बीच में प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, अपने को आगे ले जाने के लिए प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। और सहयोग की भावना के साथ ही संगठन के लक्ष्य पूरे करने के लिए उन्हें प्रयास करने चाहिए। दोनों को समझना चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है, जिससे कार्य को सरलता से किया जा सकेगा। जब दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे तो कार्य आसानी से किया जा सकेगा। टेलर के अनुसार श्रमिक एवं प्रबंध के बीच कार्य एवं उत्तरदायित्व का लगभग समान विभाजन होगा। पूरे समय प्रबंध कर्मचारियों के कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगा। प्रबंध को क्या करना चाहिए कि वह कर्मचारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करे, उनकी सहायता करेगा, प्रोत्साहित करेगा एवं उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रबंधन उनकी सहायता करने का कार्य करेगा, उन्हें प्रोत्साहित करेगा और उनके लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, उन्हें आगे बढ़ने के मौके प्रदान करेगा, उनको निर्णयों में भागीदार बनाएगा, महत्वपूर्ण निर्णयों में उनका सहयोग लेगा, साथ ही साथ उनके द्वारा दिए गए सुझावों को भी अमल में लाने का प्रयास करेगा। ये था सहयोग न कि व्यक्तिवाद। आगे देखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का उसकी अधिकाधिक क्षमता एवं समृद्धि के लिए विकास। देखिए, यह भी महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया और इसके अंतर्गत
टेलर ने यह बताया कि कर्मचारियों के कार्यों को मान्यता प्रदान करनी चाहिए, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करके आगे बढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध भी कर्मचारियों के विकास को मान्यता देता है। यह सिद्धांत भी क्या देता है? कर्मचारियों के विकास को मान्यता देता है। वैज्ञानिक तरीके से कार्य करने के परिणाम स्वरूप जो श्रेष्ठतम पद्धति विकसित की गई उसको सीखने के लिए कर्मचारियों का प्रशिक्षण आवश्यक है। जो नई पद्धतियां सामने आई वैज्ञानिक प्रबंध के माध्यम से, उन तकनीकों को सीखने के लिए कर्मचारियों का समय समय पर प्रशिक्षण देना चाहिए। इससे उनकी कुशलता में वृद्धि होगी, इससे उनकी समृद्धि होगी, और जब उनकी कुशलता और समृद्धि बढ़ेगी तो वह संगठन के लिए ही लाभकारी होगी। व्यक्ति का चयन वैज्ञानिक रीति से होना चाहिए। देखिए, सही कार्य के लिए सही व्यक्ति का चयन करना, यह भी वैज्ञानिक रीति से होना चाहिए। जो कार्य उसे सौंपा जाता है वह उसकी शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। उसे वही कार्य सौंपा जाए जो कि वह आसानी से कर सकता है, जिसके करने के लिए वह योग्य है। उसमें शारीरिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है। उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि के लिए उनको आवश्यक प्रशिक्षण मिलना चाहिए और श्रमिकों को समय समय पर आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी कार्य कुशलता में वृद्धि लाने का प्रयास करना चाहिए। कार्यकुशल कर्मचारी से दोनों की अधिकतम कार्यकुशलता एवं समृद्धि सुनिश्चित होगी। देखिए, यदि कार्यकुशल कर्मचारी होगा तो प्रबंधन की भी और कर्मचारियों की भी कार्यकुशलता बढ़ेगी, समृद्धि बढ़ेगी, कम से कम लागत पर अधिकतम उत्पादन किया जाना संभव होगा, संसाधनों का सदुपयोग होगा। टेलर व्यवसाय के उत्पादन में वैज्ञानिक पद्धति का कट्टर समर्थक था। देखिए, व्यवसाय में उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए टेलर द्वारा वैज्ञानिक रीति के प्रयोग पर बहुत बल दिया गया। उनके द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया वह वैज्ञानिक रीति पर प्रबंधन कार्य को करने पर बल देता था। इसी कारण उन्हें वैज्ञानिक प्रबंध का जनक भी कहा जाता है। बच्चों, आज हमने टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।